हाल ही में राजस्थान के जुनैद और नासिर को हरियाणा में जिंदा जला दिया गया। इन दो लोगों की हत्या का आरोप लगा बजरंग दल पर। इससे पहले 14 फरवरी के दिन बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने फरीदाबाद के एक पार्क में बैठे पति पत्नी को भी पीट दिया, क्योंकि बजरंग दल नहीं चाहता कि प्रेमी जोड़े 14 फरवरी के दिन एक साथ किसी पार्क में बैठे। इससे पहले 25 जनवरी को जब पठान फिल्म रिलीज हुई तो बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने न सिर्फ सिनेमा घरों के आगे जाकर नारेबाजी की, बल्कि डर का ऐसा माहौल भी बनाया कि लोग फिल्म देखने जाने से भी डरने लगे। 24 जनवरी के दिन भी इंदौर में जन्मदिन मना रहे लड़के लड़कियों के फ्लैट में जाकर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने एक मुस्लिम लड़के की पिटाई की। इसके 5 महीने पहले अहमदाबाद में भी बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने गरबा खेलने वाले मुसलमानों को ढूंढ ढूंढ कर पीटा। अगर देश भर के अखबारों पर नजर रखी जाए तो ऐसा कोई दिन नहीं बीतता जब बजरंग दल ने अराजकता नहीं फैलाई हो, किसी को धमकाया नहीं हो या किसी की पिटाई नहीं की हो। ऐसा कोई दिन या कोई हफ्ता नहीं बीतता। सवाल यह है कि यह बजरंग दल है कौन? ये एक सांस्कृतिक संगठन है या एक आतंकी संगठन है? इसके पीछे का मकसद क्या है? क्या सरकार इन्हें रोकने में कामयाब नहीं हो रही या रोकना ही नहीं चाहती? क्या भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में जहां पुलिस है, जहां न्याय का शासन है, जहां अदालतें हैं, जहां कानून की धाराएं हैं, वहां गुंडों की अपनी एक पुलिस का होना कितना जायज है? क्या बजरंग दल भारत के लोकतांत्रिक ढांचे के ऊपर है? क्या है बजरंग दल का इतिहास? जानेंगे आज के इस एपिसोड में। नमस्कार, मैं श्याम मीरा सिंह। साल 1984 में विश्व हिंदू परिषद राम जानकी रथ यात्रा निकालने की योजना बना रही थी, जिसकी रक्षा के लिए विश्व हिंदू परिषद ने हिंदुओं से अपील की। हजारों नौजवान धर्म के नाम पर इस रथ यात्रा की रक्षा के लिए आ गए। यहीं से इस समूह को बजरंगी नाम से पुकारा जाने लगा, जो आगे चलकर बजरंग दल के नाम से जाना जाने लगा। बजरंग दल की पहली गतिविधि साल 1985 में देखने को मिलती है, जब बजरंग दल ने बाबरी मस्जिद के एक दरवाजे पर लगे तालों को खोलने की मांग की और उत्तर प्रदेश में आम हड़ताल का आह्वान किया। यहीं से बजरंग दल का उदय होता है, जिसकी कमान संभाल रहे थे विनय कटियार, जो आगे जाकर भाजपा के नेता बने। 1992 आते आते बजरंग दल राम मंदिर आंदोलन में सबसे अगली पंक्ति में खड़ा हो गया। लेकिन धर्म रक्षा के नाम पर शुरू हुए इस संगठन ने धीरे धीरे आतंक फैलाने का काम शुरू कर दिया। आज चूंकि सत्ता भी उसी मिजाज की है, तो इस संगठन के आगे क्या पुलिस, क्या न्याय, क्या अदालतें, क्या सरकारें? बजरंग दल के कार्यकर्ता जिसे चाहें उसे पकड़कर पीट सकते हैं, जिसे चाहें उसकी हत्या कर सकते हैं। लेकिन सवाल यह है कि बजरंग दल चाहता क्या है? क्या यह एक सांस्कृतिक संगठन है या यह एक आतंकी संगठन है? इन सवालों के जवाब तलाशने से पहले बजरंग दल के पक्ष की बात करते हैं, जानते हैं कि आखिर उसके आधिकारिक लक्ष्य क्या हैं। विश्व हिंदू परिषद की वेबसाइट के अनुसार जिन मामलों पर बजरंग दल अपना पक्ष रखता है वे इस प्रकार हैं। पहला, हिंदू मंदिरों और धर्म स्थानों का दोबारा से नवीकरण करना, यानी कि रेनोवेशन करना। दूसरा, गौ रक्षा करना। तीसरा, सामाजिक बुराइयों से लड़ना, जैसे दहेज प्रथा। साथ ही हिंदुओं की भावनाओं और आस्थाओं का मजाक उड़ाने वालों का विरोध करना। चौथा, टीवी और अन्य कार्यक्रमों के माध्यम से फैलाई जा रही अश्लीलता के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करना। पांचवा, घुसपैठियों को रोकना, जैसे बांग्लादेशियों को भारत में शरण लेने से रोकना। ये मोटा माटी वो वैचारिक बातें हैं जिन्हें बजरंग दल का उद्देश्य कहा जाता है। लेकिन इस दावे की जमीनी हकीकत क्या है? इससे पहले बजरंग दल से जुड़ी कुछ वीडियोज को देखते हैं, ताकि आप बजरंग दल के काम करने के तरीके को देख सकें। पहली वीडियो बरेली की है। 14 फरवरी 2023 के दिन बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने एक लड़के और लड़की को रोककर जो वीडियो बना रहे हैं उसे देखिए। किस तरह से इस कपल को हिरास कर रहे हैं, खुद देखिए। बना ले वीडियो बना। भाई नाम बताओ। भाई हमारा नाम, आपका नाम? केड़ा मास मोहसिन। ये ईशा है, वो हमारे इनका नाम है ईशा। भाई मैं उन्हें भी तो देखो, बोली ना चली जाए। नहीं जाएंगे ना वो। क्या नाम क्या है बहन आपका? ईशा। ईशा। और इनका सुषमा। आप दोनों कहाँ रहती है? मार 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 मार। दूसरी वीडियो यूपी के बांदा की है। यहां बजरंग दल के कार्यकर्ता पुलिस की मौजूदगी में एक मस्जिद में तोड़फोड़ कर रहे हैं, जो कि बनाई जा रही है। इसे ये कहकर तोड़ा जा रहा है कि ये एक इलीगल मस्जिद है। तीसरी वीडियो राजस्थान के नासिर और जुनैद के परिजनों की है, जिन्हें फरवरी 2023 में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने कथित तौर पर जिंदा जलाकर मार दिया, यह आरोप लगाकर कि वे गौ तस्करी से जुड़े हुए थे। पांचवी वीडियो कानपुर की है, जहां बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के बीच त्रिशूल बांटे जा रहे हैं। छठवीं वीडियो मध्य प्रदेश के नीमच जिले की है,
जिसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह बजरंग दल के कार्यकर्ता सड़कों पर लाठियां लेकर मार्च कर रहे हैं। 7वीं वीडियो तेलंगाना के निजामाबाद की है, जहां बजरंग दल के कार्यकर्ताओं में त्रिशूल बांटे जा रहे हैं। ये अधिकतर वीडियो सिर्फ 2023 की हैं, जबकि अभी फरवरी महीना भी खत्म नहीं हुआ। ऐसी अनगिनत घटनाएं हर रोज पूरे देश में हो रही हैं, जिन्हें यहां कवर करना मुश्किल है। ऐसा कोई साल या कोई महीना या सप्ताह नहीं बीतता जब बजरंग दल के लोगों की आतंकी गतिविधियों की खबरें ना आती हों। सवाल यह है कि अगर एक समाज में कुछ लोगों के हाथ में इतनी शक्तियां दे दिया जाएं, हथियार दे दिए जाएं, तो क्या बाकी समुदाय लंबे समय तक चुप रह सकते हैं? जबकि कानूनन भारत में हर राज्य की अपनी पुलिस है, केंद्र सरकार के पास अपनी सेना है। वैसे में कोई समानांतर पुलिस या आर्मी खड़ी नहीं की जा सकती, क्योंकि अगर एक समुदाय या जाति को खुलेआम शस्त्र प्रदर्शन की अगर अनुमति दे दी जाए तो बाकी समुदाय अपने आप को असुरक्षित महसूस करेंगे, जिससे उनके अंदर भी उग्रवाद जन्म लेगा और उस समाज की शक्तियां भी उस समुदाय के हिंसक लोगों के हाथ में आ जाएंगी, जिससे समाज में हिंसा का जन्म होगा। इसलिए किसी भी समुदाय, जाति या समूह को यह अनुमति नहीं दी जानी चाहिए कि वो खुद की आर्मी बनाए। लेकिन जिस तरह बजरंग दल एक पैरेलल आर्मी चला रहा है, हथियार बांट रहा है, कहीं ना कहीं ये समाज में शक्ति असंतुलन के साथ साथ बाकी समुदायों में, खासकर मुसलमानों में, ईसाइयों में भी उग्रवाद को जन्म देगा, जिससे दो समुदाय बार बार आमने सामने आएंगे। लेकिन इससे फायदा किसे होगा? इसका राजनीतिक फायदा तो भाजपा और आरएसएस को होगा, लेकिन हिंदू बिना किसी बात के ही एक बिना बात के युद्ध में शामिल हो जाते हैं। आम लोग जो पढ़ना चाहते हैं, जो गरीबी से लड़ना चाहते हैं, 2 वक्त की रोटी कमाना चाहते हैं, वे अपने समाज के कुछ चरमपंथियों की वजह से बेवजह एक ऐसे समाज में रहने को मजबूर हैं जो हर वक्त मारने काटने के माहौल में जी रहा है। लेकिन सवाल यह है कि बजरंग दल के पीछे कौन है, कौन लोग इसे बढ़ावा दे रहे हैं, इसे समाज का कितना हित है, बजरंग दल में शामिल लोगों का गेम क्या है, उन्हें इससे मिलता क्या है? आज इन तमाम सवालों की गहराई में उतरते हैं। लेकिन बजरंग दल की हकीकत जानने से पहले उसके स्ट्रक्चर पर बात करते हैं। आखिर इसके पीछे है कौन? दरअसल बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद का ही एक संगठन है। विश्व हिंदू परिषद किसका संगठन है? विश्व हिंदू परिषद आरएसएस का संगठन है। इसी तरह आरएसएस का जो राजनीतिक संगठन है वो है भाजपा, यानी भारतीय जनता पार्टी। दरअसल आरएसएस ही भाजपा, विश्व हिंदू परिषद, अखिल भारतीय विद्या परिषद यानी कि एबीवीपी और बजरंग दल का एक पितामह संगठन है। आरएसएस में 2 प्रकार के कार्यकर्ता होते हैं। एक सामान्य कार्यकर्ता जो बाकी संगठनों और बाकी पार्टियों की तरह होते हैं। एक कार्यकर्ता वे होते हैं जो विवाह नहीं करते, घर छोड़कर आरएसएस के कार्यालयों में रहते हैं। इन्हें प्रचारक कहते हैं। हालांकि इनका काम कोई प्रचार करना नहीं होता, इनका काम संगठन के विस्तार का होता है और आरएसएस के जो अन्य संगठन हैं उनके बीच में समन्वय बनाने का होता है। आरएसएस के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग संगठन हैं, जैसे विद्यार्थियों के लिए एबीवीपी, राजनीति के लिए बीजेपी, किसानों के लिए भारतीय किसान संघ, मजदूरों के लिए भारतीय मजदूर संघ और स्कूलों के लिए विद्या भारती सरस्वती शिशु मंदिर, आदिवासियों के लिए वनवासी कल्याण आश्रम, जहां तक कि मुस्लिमों को साधने के लिए भी मुस्लिम राष्ट्रीय मंच, ऐसे ही सिखों के लिए राष्ट्रीय सिख संगत और बुद्धिजीवियों के लिए विश्व संवाद केंद्र। ये एक तरह से आरएसएस का मस्तिष्क है जो इंटेलेक्चुअल हब की तरह काम करता है। इस तरह आरएसएस के करीब 50 से अधिक संगठन हैं जो आरएसएस की विचारधारा के लिए काम करते हैं और इन पर नियंत्रण कौन करता है? आरएसएस। आरएसएस के प्रचारक ही इन संगठनों के सांगठनिक कामों को देखते हैं। वैसे इन संगठनों को एक हद तक स्वतंत्रता होती है, वे किसे पदाधिकारी बनाएं, कौन से कार्यक्रम कहां पर रखें, इनकी स्वतंत्रता उन्हें होती है। लेकिन आरएसएस के प्रचारक इन संगठनों की पोस्ट पर रहते हैं, मतलब एक तरह से अंतिम निर्णय या अंतिम सहमति आरएसएस के प्रचारक की ही होती है। आरएसएस अपने प्रचारकों को इन संगठनों में संगठन मंत्री बनाकर भेजता है। आप भाजपा के संगठन मंत्रियों को याद करिए, भाजपा के संगठन मंत्री कौन होते हैं? भाजपा के सभी संगठन मंत्री आरएसएस से ही आते हैं। वे नॉर्मली भाजपा के नेता नहीं होते बल्कि आरएसएस के प्रचारक होते हैं। जैसे यूपी में भाजपा के संगठन मंत्री सुनील बंसल थे, अब धर्मपाल सिंह को संगठन मंत्री बनाया गया है। ऐसे ही भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव या कहें कि संगठन मंत्री रामलाल रहे हैं, अभी बीएल संतोष को ये जिम्मेदारी मिली है। ये सब आरएसएस के बैकग्राउंड से आते हैं। इसी प्रकार आरएसएस अपने बाकी संगठनों में भी अपने प्रचारकों को संगठन मंत्री बनाकर भेजता है। ये प्रचारक ही इन संगठनों में असली भूमिका निभाते हैं। ऐसे ही बजरंग दल आरएसएस का संगठन है। आरएसएस के बाकी संगठन थोड़े अनुशासित हैं, लेकिन बजरंग दल की कोई भी स्पष्ट विचारधारा नहीं है, ना ही वो अनुशासित है। समाज के जो उजड़ और हिंसा में विश्वास रखने वाले लोग होते हैं उन्हें बजरंग दल अधिक आकर्षित करता है। चूंकि नौजवानी में समझ कम होती है,
थोड़ा ताकत और शक्ति अधिक आकर्षित करती है, इसलिए ऐसे नौजवान आरएसएस से सीधे जुड़ने के बजाय बजरंग दल से अधिक जुड़ते हैं। जब बजरंग दल से जुड़े हुए ये लोग हिंसा करते हैं तो धर्म और संस्कृति की आड़ लेते हैं, जबकि इनमें से अधिकतर ने कभी घर पर बैठकर कभी रामायण नहीं पढ़ी होगी, कभी किसी गाय को नहीं पाला होगा। अधिकतर आपराधिक पृष्ठभूमि से आते हैं जिनका काम अपने आसपास के आम हिंदुओं को भी डरा धमकाकर रखना होता है। धर्म और धर्म की आड़ लेने में अंतर है। धर्म और धर्म के नाम पर राजनीतिक लाभ लेने में अंतर है। धर्म स्वामी विवेकानंद का धर्म है, धर्म राजा राममोहन राय का धर्म है। ये लोग जो आतंक मचाते हैं, असल जीवन में हिंदुओं के सरोकार से इनका कोई मतलब नहीं होता। अब आप सोच रहे होंगे कि ये लोग गौरक्षा की आड़ क्यों लेते हैं, इन्हें क्या लाभ मिलता है। दरअसल गौरक्षा के नाम पर हत्याओं का कारोबार सिर्फ राजनीतिक रूप से फायदेमंद नहीं है, बल्कि ये एक अच्छा खासा बिजनेस है, जहां गाय की रक्षा के नाम पर गौरक्षकों के द्वारा उगाही का धंधा चलाया जाता है। यह धंधा तभी चल सकता है जब डर का माहौल रहे। अगर डर का आतंक नहीं होगा तो पैसे नहीं मिलेंगे। इस पर वरिष्ठ पत्रकार निरंजन टाकले ने एक स्टिंग ऑपरेशन किया, जिसमें वे बताते हैं कि बजरंग दल का एक पूरा नेटवर्क है जो गौरक्षा के नाम पर जबरन वसूली में लगा हुआ है। निरंजन टाकले के स्टिंग में जो बातें हैं वे चौंकाने वाली हैं। वे आपको थोड़ी देर के लिए आश्चर्यचकित कर सकती हैं। वे खुलासे हैं क्या, उन्हें आज विस्तार से आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले अपना खुद का निजी अनुभव बताता हूं। मेरे खुद के कई दोस्त हैं जो बजरंग दल में काम करते हैं। वे सच में गाय की सेवा का काम करते हैं। जैसे अगर कोई गाय बीमार है तो उसे दवाएं देना, गायों को गौशाला पहुंचाना, अगर किसी गाय की मौत हो जाए तो उसे जमीन के अंदर दफन करना, और ये काम वो निस्वार्थ करते हैं बिना किसी राजनीति के। लेकिन उन्हीं से मुझे ये जानकारी मिली कि बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के ऐसे गिरोह ज्यादा सक्रिय हैं जो गाय ले जाने वाले वाहनों का पीछा करते हैं, पहले गौ तस्करी का आरोप लगाकर उनकी पिटाई करते हैं और बाद में जब पैसे लेने देने की बात हो जाती है तो पैसे लेकर छोड़ देते हैं। मुख्यतः यह काम गाय सेवा का नहीं बल्कि गाय के बहाने अपनी रोजी रोटी चलाने का है, और ये धंधा उत्तर प्रदेश से लेकर हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में बड़े स्तर पर फैला हुआ है। इनमें अधिकतर बेरोजगार लड़के होते हैं जिनके पास कमाई का दूसरा साधन नहीं है। वे इस तरह के गिरोह बनाकर गायों को पालने वाले और लाने ले जाने वाले लोगों को तंग करते हैं। अगर वो मुसलमान हो तो उसे आसानी से गौ तस्कर कहकर पीटा जा सकता है। अब आते हैं निरंजन टाकले के स्टिंग ऑपरेशन पर। गौरक्षा के नाम पर चलाए जा रहे इस गौरख धंधे को एक्सपोज करने के लिए पत्रकार निरंजन टाकले ने अपना भेष बदल लिया और करीब 3 महीने तक एक मुसलमान पशु व्यापारी रफीक कुरैशी के भेष में रहे। इस दौरान 30-32 बार मवेशियों से भरे ट्रकों में सफर किया, जिनसे राजस्थान और गुजरात की पशु मंडियों में गई। निरंजन टाकले के अनुसार बजरंग दल ट्रकों को रोककर जबरन वसूली के काम में लगा हुआ है। अगर गाय का ट्रक लेकर निकलना है तो 14,500 से 15,000 रुपए तक देने पड़ेंगे। भैंस का ट्रक लेकर अगर पार करना है तो 6,500 तक की रकम देनी पड़ती है। इस धंधे की तह तक जाने में निरंजन टाकले की मुलाकात गुजरात में बजरंग दल के एक नेता चौधरी से होती है। चौधरी से पता चला कि चौधरी जैसे बजरंग दल के नेता और उनके लोग उगाही के इस धंधे को कायम रखने के लिए बीच बीच में किसी को भी मार देते हैं, जिससे उन इलाकों से जाने वाले लोगों में बजरंग दल का भय कायम हो जाए और उनका धंधा चलता रहे। और यह धंधा सिर्फ एक जिले या एक प्रदेश में नहीं है बल्कि पूरे उत्तर भारत में फैला हुआ है। सवाल यह है कि अगर बजरंग दल के कार्यकर्ता गाय की रक्षा करना चाहते हैं तो वे ही कार्यकर्ता 15,000 रुपए लेकर गायों के ट्रकों को छोड़ कैसे देते हैं। दूसरा सवाल यह कि क्या एक देश में जहां पुलिस है, सेना है, कोर्ट है, वहां उस व्यवस्था के बाहर ऐसे लोगों को कैसे अनुमति दी जा सकती है। क्या यह एक देश की शांति व्यवस्था के लिए सही है? क्या इससे समाज में अशांति नहीं फैलेगी? अगर समाज में अशांति फैली तो नुकसान किसे होगा? इस धंधे पर आज सरकार एकदम चुप क्यों है? देश भर में आए दिन बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के द्वारा किसी न किसी की हत्या की खबरें आती हैं, लेकिन कोई कार्रवाई होती नजर नहीं आती। वो इसलिए कि जिस हिंदुत्व के नाम पर भाजपा वोट मांगती है, ये लोग भी उसी हिंदुत्व की आड़ लेते हैं। आप हिंदुत्व की राजनीति करके कानून के शासन के लिए नहीं लड़ सकते, क्योंकि वही आपका वोट बेस है। अगर सरकार आज चाहे तो आज ही के दिन इन्हें रोक सकती है, ताकि दूसरे समुदायों में भी इस तरह के संगठन जन्म ना लें। ये बात याद रखनी चाहिए कि जिस देश में न्याय नहीं मिलता उस देश में उग्रवाद का जन्म होना तय है। बस 1 मिनट के लिए सोचिए कि अगर बजरंग दल की तरह ही मुसलमानों की भीड़ भी निहत्थे हिंदुओं पर हमला करने लग जाए तो क्या होगा? क्या इससे आपको तकलीफ नहीं होगी? अगर होगी तो आप अपने अंदर के बजरंग दल जैसे आतंकी संगठनों का समर्थन कैसे कर सकते हैं? अगर समाज में शांति लानी है तो इस तरह के आतंकी संगठनों पर रोक लगाई जानी चाहिए। वे चाहे हिंदुओं के संगठन हो चाहे मुसलमानों के संगठन हो, इस तरह के संगठनों का समर्थन करने वालों का विरोध होना चाहिए। अगर गौ हत्या का मामला है तो इसके लिए पुलिस में FIR कराइए। क्या आज भी आपको लगता है कि पुलिस काम नहीं करेगी? अगर किसी अवैध धर्मांतरण का मामला है तो
तो पुलिस से संपर्क करिए। कम से कम आज के दौर में यह कहना गलत है कि पुलिस कार्रवाई नहीं करेगी, लेकिन सवाल यह है कि किसी कपल को पार्क में बैठने से रोकने वाला बजरंग दल कौन होता है? कोई लड़की या लड़का किससे प्यार करेगा, किसके साथ बैठेगा, इसकी वीडियो बनाने का हक, उनका नाम पूछने का हक बजरंग दल को किसने दिया? हकीकत आज यह है कि बजरंग दल खुद लोगों की हत्याओं से लेकर मारपीट में शामिल है, हथियारों को बांटने से लेकर हथियारों के इस्तेमाल में शामिल है। जो संगठन खुद अवैध कामों में लगा हुआ है, जो खुद कानून को अपने अंगूठे पर रखता है, संविधान को अंगूठे पर रखकर आतंक फैलाता है, वो ही आज संस्कृति की रक्षा की आड़ लेता है। सांप्रदायिकता और संस्कृति के संबंध पर प्रेमचंद ने एक जबरदस्त लेख लिखा था। साल 1934 में लिखे इस लेख में प्रेमचंद कहते हैं, सांप्रदायिकता सदैव संस्कृति की दुहाई दिया करती है, उसे अपने असली रूप में निकलने में शायद लज्जा आती है, इसलिए वे उस गधे की भांति हैं जो सिंह की खाल ओढ़कर जंगल के जानवरों पर रौब जमाता फिरता था। संस्कृति का खोल उड़कर ही सांप्रदायिकता आती है। गौरक्षा के नाम पर धंधा करने वालों पर प्रेमचंद की लिखी ये बातें आज सही साबित होती हैं, जो गौरक्षा के नाम पर मवेशियों के ट्रकों को जाने देने के लिए पैसों की उगाही करते हैं, जो गाय भैंसों के ट्रकों का पीछा ही इसलिए करते हैं कि उनसे 5-6 हज़ार रुपये का धंधा हो जाएगा। इस धंधे के लिए ही वे संस्कृति की आड़ लेते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि धर्म की रक्षा ही वो बहाना है जो उनके आतंक का बचाव कर सकती है। बहरहाल ये कहानी थी बजरंग दल के बिजनेस मॉडल की, आरएसएस की और गौरक्षा के नाम पर किए जा रहे लोगों की हत्याओं की। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जरूर जाइए। आपके ऐसा करने से हमारा मनोबल बढ़ता है। इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि क्या मुझे आरएसएस के ऊपर एक विशेष सीरीज बनानी चाहिए, कि वो कैसे काम करता है, फंडिंग कैसे होती है, उसके पीछे कौन लोग हैं। अगर आप आरएसएस पर एक विशेष सीरीज चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इस चैनल को बाकी लोगों को भी रिकमेंड करिए, जिससे कि हमारा मनोबल बढ़े। तब तक के लिए बने रहिए इसी चैनल पर। नमस्कार।